नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे कि जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जो मेरे वीडियो का एपिसोड नंबर 57 था। उसमें मैंने बेल के बारे में बात की थी, परंतु कुछ लोगों ने ये आग्रह किया कि मैं बेल कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे प्रोसीजर उसका चलता है, इसके बारे में भी बात करूं। तो आज ये जो वीडियो है ये बेल के प्रोसीजर के बारे में बताएगा कि किस तरह से बेल अप्लाई करनी चाहिए, क्या कुछ उसमें होना चाहिए। तो बेल के लिए एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है, एक एप्लीकेशन देनी होती है कोर्ट में, और उस एप्लीकेशन में क्या कुछ होगा, कैसे हम उस एप्लीकेशन को लिखेंगे। तो जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे ऊपर लिखा जाएगा कि किस कोर्ट में आप दे रहे हैं, उस जज साहब का नाम, उनकी डेजिग्नेशन वो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद सीआरपीसी की या बीएनएसएस की कौन सी धारा के अंतर्गत वो एप्लीकेशन दी जा रही है। ज़मानत जो है मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, एक रेगुलर बेल, एक इंटरिम बेल और एक एंटिसिपेटरी बेल। तो अगर हम रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो सीआरपीसी है उसमें जो रेगुलर बेल का प्रोविज़न था वो प्रोविज़न था 437 में और 439 में, और इसका जो इक्विवेलेंट है वो है 480 और 483 बीएनएसएस में। ये रेगुलर बेल की बात मैं कह रहा हूँ। और जो एंटिसिपेटरी बेल है उसमें 438 सीआरपीसी में और 482 बीएनएसएस में, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो हम फिर ये लिखेंगे कि सीआरपीसी की या बीएनएसएस की किस सेक्शन में ये एप्लीकेशन मूव की जा रही है। फिर पार्टीज़ के नाम लिखेंगे। पार्टी में अगर क्रिमिनल है तो एक पार्टी तो स्टेट होता है, स्टेट वर्सेस जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके नाम, उनका एड्रेस, वो हम उसमें लिखेंगे। फिर एफआईआर नंबर लिखेंगे। कई बार ये होता है कि जैसे एंटिसिपेटरी बेल में हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो उसमें कई बार ये होता है कि एफआईआर का पता ही नहीं होता है, तो उस में हम उसको एफआईआर का नंबर नहीं देंगे और बाकी डिटेल देंगे, जिससे पता पड़ जाएगा कि भाई इसका किस एफआईआर से ताल्लुक़ है, या एफआईआर होने वाली है, उसे एप्रीहेंशन है कि एफआईआर हो जाएगी एंटिसिपेटरी बेल में और मैं पकड़ा जाऊंगा, गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो उस हालात में पुलिस स्टेशन का नाम, किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये आता है, डेट और टाइम, अगर कस्टडी में है पुलिस की में तो कब उसको गिरफ्तार किया, कब से वो पुलिस की कस्टडी में है, उसका डेट और टाइम इस एप्लीकेशन में मेंशन किया जाएगा। फिर जो ग्राउंड्स हैं, आप किन ग्राउंड पे ज़मानत की मांग कर रहे हैं वो ग्राउंड्स आपको लिखने होंगे। फिर जो श्योरिटी है उसका भी फॉर्म इसमें लगेगा, और कि एक्यूज जो है एब्सकॉन्ड नहीं करेगा। फिर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट होंगे और प्रेयर होगी। हर एक एप्लीकेशन में प्रेयर होती है। प्रेयर क्या है कि सब जमानत दे दो, ये प्रेयर है। फिर जो इस तरह की एप्लीकेशन बनाई गई है उसके साथ में एक एफिडेविट होगा,
और उस एफिडेविट में वो सारी बातें लिखी जाएंगी जो केस से रिलेटेड है। क्या फैक्ट क्या है कि साहब इनोसेंट है और इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे ये घटना हुई थी, ये हुआ, वो सारी बातें उसमें लिखी जाएगी। फिर उसकी जो ये जब बन जाएगा एफिडेविट भी और एप्लीकेशन भी, इसकी एक एडवांस कॉपी जो सरकारी वकील, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसको दी जाएगी, जिससे कि वो उस पर तैयार होकर आ जाए। जैसे ही हम बेल एप्लीकेशन देते हैं तो उस बेल एप्लीकेशन की डेट आ जाती है, कब ये बेल एप्लीकेशन कोर्ट में डिस्कस की जाएगी। तो उसके बाद में कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन को पुलिस स्टेशन भेजेगा और आईओ की इस पे रिपोर्ट आएगी। आईओ जो है लिखेगा कि सब जो इसको ज़मानत जो है वो नहीं दी जाए, ज़्यादातर तो वो यही लिखता है कि ज़मानत ना दी जाए और इसका ये ग्राउंड है, वो सारी बातें उस पर लिखेगा। जब एक बार पुलिस स्टेशन से वो रिपोर्ट आ जाएगी, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक उसमें जो है पुलिस स्टेशन से जज जो है वो ये मांगे, कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु ज़्यादातर यही होता है कि वो रिपोर्ट मांगता है। फिर जो कोर्ट है, अगर वो उस पर आर्गूमेंट होंगे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सरकारी वकील है, वो प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को कहेगा कि साहब इसको ज़मानत ना दी जाए, और डिफेंस काउंसिल ये कहेगा कि इसको ज़मानत दे दी जाए, ये डिज़र्व करता है। अगर कोर्ट जो है ज़मानत दे देता है तो उसमें जो है फिर किस तरह के दिया है, उसमें जो कंडीशंस हैं वो बता देगा कि क्या कंडीशंस हैं, और उन कंडीशंस के आधार पे दिया है। और ये जो है पहला जो था सेक्शन 45 था सीआरपीसी का, जिसमें इसका फॉर्मेट है बॉन्ड का, बेल बॉन्ड का। उसमें अगर पर्सनल बॉन्ड है तो उसका भी है, और जो श्योरिटी बॉन्ड है जिसमें जमानती उसको ज़मानत दे रहा है तो उसका भी फॉर्मेट है। ये शेड्यूल 2 में जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 45 में है, और जो बीएनएसएस है उसके सेक्शन 47 में है, उसका भी शेड्यूल 2 है, उसमें ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो फिर कितना अमाउंट उसको देना है, क्या है, ये सारी बातें उसमें वो करेंगे। अब हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे कि कितने तरह की बेल होती है। जो बेल है वो 3 तरह की होती है, इसकी हम बात करेंगे। एक होती है रेगुलर बेल। तो जो रेगुलर बेल है वो सेक्शन 437 और बीएनएस के 480 और सीआरपीसी के 439 और बीएनएस का 483 के तहत हमने मूव करनी होती है। अब इसमें जो है मुख्यतः ये गारंटी होती है कि उसकी जो अपीयरेंस है कोर्ट में, जब जब कोर्ट या आईओ बुलाएगा उस वक्त अपीयर होगा। अब कोर्ट जो है वो क्या देखता है, ये तो देखता ही है कि भाई ये कहीं भाग ना जाए जमानत तोड़ के, होता है कई बार, उस पॉसिबिलिटी को देखता है। और ये भी देखता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तफ्तीश चल रही है, उसको वो किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, उसके गवाहों को ना तोड़े और कोई सबूत ना मिटाए, ये सब चीज़ें देखता है। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं उसमें और भी जो बातें हैं जो मेंशन करनी चाहिए अगर ये है उस तरह की बात, तो एक तो मेडिकल ग्राउंड कि भाई वो उसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
और ये ऐसा रोग है कि जिससे उसकी जान का भी जोखिम है, उसके सारे मेडिकल कागजात भी साथ में लगा दें। एक ये अच्छा ग्राउंड है, इस ग्राउंड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कोर्ट ये भी देखता है कि इसके खिलाफ एविडेंस कितना सॉलिड है, काफ़ी एविडेंस है, सबूत कितने हैं, या ऐसी छोटे मोटे सबूतों पे ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये भी देखता है। और ये भी देखता है कि जो ट्रायल है, जो कोर्ट में ट्रायल चल रही है, अगर वो बहुत लंबे समय से तक चलती है तो भाई उसको ज़मानत दे दो, उसको क्यों जो है अंदर कर रखा है। तो कोर्ट ये भी देखता है कि अगर बहुत लंबे समय तक ट्रायल चल रही है तो उसको ज़मानत दी जाए। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है पैरिटी, समानता के आधार पे ज़मानत देना। अब वो समानता के आधार पे जो ज़मानत है वो ये है कि मान लिया एक केस में 4 लोग हैं, उनमें से एक आदमी का रोल वैसे ही है और उसकी ज़मानत हो गई। तो जब उसका वैसा ही रोल है और उसकी ज़मानत हो गई है तो उसके आधार पे, उसी समानता पे, उसके पैरिटी के बेसिस पे इसकी भी हो जाए। तो ये एक अच्छा ग्राउंड है। अगर ऐसा हुआ है तो ये मेंशन करना चाहिए। और ये बात हुई, हमने रेगुलर बेल के बारे में बात करी। अब हम करें दूसरी तरह की जो ज़मानत है वो इंटरिम बेल। तो कायदे में तो ये टेम्परेरी बेल है कि साहब मेरी एंटीसिपेटरी की या एप्लीकेशन पड़ी हुई है, उसकी सुनवाई अभी हुई नहीं है, जब तक इंटरिम बेल देने पुलिस को कह दें गिरफ्तार ना करें। तो ये इंटरिम बेल होती है और ये टेम्परेरी होती है। इसमें कई बार कोर्ट देखता है कि भाई कोई चांस तो है नहीं इसके भागने के, ये देखता है कोई चांस ही नहीं है इसके भागने के, कोई बात नहीं, ये एविडेंस के साथ भी टेम्परिंग नहीं करेगा, छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई चांस ना के बराबर हैं इसके। या ये जो है इंटेरोगेशन के लिए इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, केस जो है वो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है इसके खिलाफ जो बनता है, तो वो नई डेट तक ऐसे टेम्परेरी ज़मानत देता है, जिसको इंटरिम कहते हैं, आंतरिक ज़मानत हम कहते हैं, वो दे देते हैं उस समय तक, उसकी कंडीशनल होती है। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण ज़मानत है वो है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम ज़मानत। ये किसी को अंदेशा हो कि मुझे गिरफ्तार करेगी पुलिस, तो पहले ही वो कोर्ट में मूव कर देता है। अब जो रेगुलर बेल वगैरह है ये तो कोर्ट ऑफ ट्रायल में होती है, और एंटीसिपेटरी बेल केवल 2 जगह हो सकती है, या तो सेशन या हाई कोर्ट। ये ट्रायल कोर्ट जो है उसमें नहीं होगी, नीचे जो है ये ऊपर होगी उससे। और इसमें 438 सीआरपीसी या नए सेक्शन बीएनएसएस में 482 के तहत एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी बेल की। अब ये जो है, इसमें जो ग्राउंड ज़्यादातर देखते हैं एंटीसिपेटरी, उसके लिए कोर्ट देखता है कि भाई सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस क्या है, कितना गंभीर है ये ऑफेंस, ये देखता है कोर्ट। और देखता है कि एप्लीकेंट जो है, जो जिसके लिए ज़मानत मांगी जा रही है, उसकी पहली हिस्ट्री क्या है, इसने पहले क्या क्राइम किया हुआ है। तो ये सब वो देखता है। अगर उसकी बैकग्राउंड क्या है, फर्स्ट टाइमर है, पहले कभी किसी भी केस में ऐसे था नहीं, तो वो सब चीज़ें इसमें देखता है। फिर उसका भागने का कितना रिस्क है, नहीं साहब ये तो भागेगा नहीं, भगौड़ा होगा नहीं, ये ऐसा आदमी है, इसकी रेपुटेड आदमी है, ज़मीन जायदाद है और नौकरी है, फला है, ढिमाका है, कहाँ जाएगा ये भाग के। तो उस एस्पेक्ट को भी कोर्ट देखता है। और देखता, ये भी देखता है कि कहीं किसी ने
इसको बेइज्जत करने के लिए ही तो ये एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं करा दी है। उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी जो मैलिशियस इंटेंशन तो नहीं है जिसके आधार पे उसको ऐसे ही दे रहा है। तो कई बार लोग कराते हैं, किसी को जो है इज्जत पे ख़राब करने के लिए उसको जो है किसी न किसी एफआईआर में फंसा देते हैं। तो ये भी कोर्ट देखता है, ये अच्छा ग्राउंड है। कोर्ट देखता है कि भाई ये ऐसे फंसाया तो उसकी ज़मानत दे देगा। फिर ये जो बेल बॉन्ड है, जब बेल भरेगा तो वो जो फॉर्म नंबर 45 जैसा मैंने पहले बताया सीआरपीसी का, या जो नया बीएनएसएस है उसमें 47 में, फॉर्म नंबर 47 में वो जो है शेड्यूल 2 के उसमें भरता है। उसमें जो उसका आधा हिस्सा ऊपर का होता है तो वो पर्सनल बॉन्ड का होता है कि साहब मैं आऊँगा जब जब बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन में या कोर्ट में, और जो उसका दूसरा हिस्सा होता है उसमें एक जमानती है, वो कहता है कि मैं, मेरी ये जिम्मेदारी होगी कि मैं उसको पेश करूँगा जब जब उसको कोर्ट या पुलिस बुलाएगा। तो ये फॉर्म है, इसमें ये दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि बेल जो है उसके लिए एप्लीकेशन करनी होती है, उसकी ये ग्राउंड होते हैं, और इन ग्राउंड्स के आधार पे एप्लीकेशन को मूव करना चाहिए। जो जनरल रूल है वो ये है कि बेल दे देनी चाहिए उसको, क्योंकि वो एक मनुष्य की आज़ादी को कर्टेल करता है। जो रूल है वो बेल का है, जेल का नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जाती है। और नॉन बेलेबल जो ऑफेंस हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में हमने पूरी बता दी, और बेलेबल ऑफेंस के लिए ये है कि इसमें पुलिस बेल ले लेती है। और ये छोटे मोटे केस होते हैं, जैसे असेंबली, अनलॉफुल असेंबली हुई, भीड़ भड़क्का में हड़ताल हुई, इस तरह की ये जो है बेलेबल ऑफेंस होते हैं, इसमें पुलिस दे देती है। अगर पुलिस नहीं देती है तो जो कोर्ट जूरिसडिक्शन है जिसकी, वो जमानत ले लेता है। तो ये है बेलेबल ऑफेंस। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो सीरियस ऑफेंस होते हैं, जैसे 302, 307 मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, या रेप है, ये सारी चीज़ें। इसमें जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ग्राउंड हैं वो बताने पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, और वो कन्विंसिंग है तो कोर्ट जो है वो बेल दे देती है। तो साथियों, मैंने आज बताया कि किस तरह से एप्लीकेशन मूव करनी है, क्या ग्राउंड होने चाहिए, एप्लीकेशन के कंटेंट क्या होंगे, और उसमें क्या डॉक्यूमेंट होंगे, ये सब मैंने आपको बताया। आज इसी उसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मैंने कोशिश की है कि आपको सरल तरीके से ये सब समझाऊं, और एक अच्छा विषय है। ज़्यादातर जो मेरे साथी एडवोकेट्स हैं उनका काफ़ी इससे भला होगा, और आम लोगों को भी इसका पता चलेगा कि किस तरह से बेल एप्लीकेशन मूव की जाती है। आज इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।